देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। जिस देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती, वह देश कंठ में स्वर रखता हुआ भी गूंगा होता है। उसकी कोई राष्ट्रीय अस्मिता नहीं होती और वहां किसी भावनात्मक एकत्व नहीं हो सकता। यह अत्यंत चिंताजनक है कि भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। बिना किसी और विलंब के भारत की एक राष्ट्रभाषा घोषित की जानी चाहिए और वह हिंदी हो तथा उसकी लिपि देवनागरी हो। सोमवार को स्थानीय कदमकुआं स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के सभागार में आयोजित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 101वें स्थापना दिवस समारोह में एक प्रस्ताव पारित कर यह मांग भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से की गई है। सभागार के मुख्य द्वार पर इस आशय का एक प्रस्ताव लगाकर रखा गया था, जिस पर सभी प्रतिभागियों ने अपना हस्ताक्षर किया। सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में आयोजित इस ऐतिहासिक उत्सव का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में मूल्यवान अवदान देने वाले विदुषियों और मनीषी विद्वानों को बिहार के मूर्धन्य साहित्यिक विभूतियों के नाम से नामित अलंकरण प्रदान कर सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने चेन्नई से मंगाए गए विशेष वंदन वस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर ये सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SNP सिन्हा, दूरदर्शन केंद्र पटना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर राजकुमार नाहर, सरदार महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन, प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे, चेन्नई के पधारे वरिष्ठ कवि डॉक्टर ईश्वर करुण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद तथा साहित्य मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र कलसी ने संयुक्त रूप से किया। वहीं अपने उद्घाटन संबोधन में न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र रहा है। यहाँ जब भी आता हूँ गौरव की अनुभूति होती है। यहाँ के सभागार और परिसर में जब मनीषियों के चित्र देखता हूँ तो मन श्रद्धा से पूरित हो जाता है। आज हम सबों के लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के 101 वर्ष में प्रवेश किए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत ही गौरव और सुखद अनुभव है कि 100 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की नींव रखी थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जी संस्कृति और समाज का परिचायक है, जिसका गठन स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भविष्य को देखते हुए कि स्वतंत्र भारत में कौन सी ऐसी भाषा होगी जो सर्वव्यापी होगी, सबको ग्राह्य होगी एवं सबको स्वीकार होगी। और 100 वर्ष पहले ही यह तय कर दिया गया था कि अगर स्वतंत्र भारत होता है, उसकी राजभाषा, उसकी राष्ट्रभाषा और उसकी संबद्ध भाषा हिंदी होगी। यह बहुत ही गर्व का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता आंदोलन की जुड़ी रही और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, श्रेष्ठ राजनेता, बुद्धिजीवी एवं दूरदर्शी विचारक इस संस्थान से जुड़े रहे। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य और अनिल सुलभ जी के प्रति हमेशा आभार प्रकट करता हूँ। इतने महान संस्था से जुड़ने का मौका मुझे उन्होंने प्रदान किया। जब मैं इस सभागार में आता हूँ, यहाँ पर महानुभाव विभूतियों के व्यक्तित्व को देखकर बहुत ही गौरव का अनुभूत होता है। इस सभागार से वे जुड़े रहे हैं और जहाँ से मैं संबोधित कर रहा हूँ, ये दिव्य महानुभाव कभी किसी मन से
संबोधित करते रहोगे, यह अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है और इसके लिए मैं हमेशा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता रहता हूँ। और मैं इन लोगों को देखता हूँ, उनको अनुभव करवाता हूँ सभागार में इस मंच से। स्वतंत्रता प्राप्त यह सच है कि हिंदी भाषा स्वतंत्रता प्राप्ति में एक बहुत बड़ा संबल रहा, आधार रहा और संबद्ध भाषा के रूप में काम किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदी को जो सम्मान, जो प्रोत्साहन और जो सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमारी इच्छा तो यही रहती थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो हिंदी के बारे में नीति का निर्धारण हो, तो हिंदी पर शोध हो, वो उसका केंद्र बिंदु हिंदी साहित्य सम्मान सम्मेलन को ही होना चाहिए था। जिससे हिंदी का विस्तार और एक अच्छे संपन्न भाषा के रूप में हो सकता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने जो अंग्रेजी को स्थान दिया, वो स्थान हिंदी को कभी नहीं मिल पाया। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन वो कारण कोई बहुत गहरा कारण नहीं है। ये कारण हम अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी को सामने नहीं ला सकते हैं। ऐसी बात तो दिखता है कि अंग्रेजी से बेहतर विकल्प हिंदी है। हिंदी के बारे में लोग कहते हैं यह साहित्य की भाषा है, यह ज्ञान की भाषा है, लेकिन यह तकनीक की भाषा, कंप्यूटर की भाषा और विज्ञान की भाषा नहीं हो सकती। आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियंत्रण के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग उस रूप से नहीं हो सकता जिस रूप से अंग्रेजी होती है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और हिंदी को केवल साहित्य और ज्ञान की भाषा नहीं रखकर उसके लिए उसको एक विज्ञान की, सॉफ्टवेयर की, तकनीकी की भाषा में विकसित करना पड़ेगा, ताकि चिकित्सा की पढ़ाई, अभियंत्रण की पढ़ाई, तकनीकी की पढ़ाई हम हिंदी में दे सकें। और आजकल तो हर चीज, सारी गतिविधियां आर्थिक रूप से जुड़ गई हैं, रोजगार से जुड़ गई हैं। अगर हिंदी लिखने वालों को हिंदी में जो प्रतियोगिता परीक्षा लिखते हैं, अगर उनको हिंदी में लिखने का कुछ वेटेज दिया जाए या कुछ आरक्षण दिया जाए, तो सचमुच हिंदी के विकास में यह बहुत बड़ा सहायक होगा। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, वो लोग इस विषय पर अधिक प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी का एक बेहतर विकल्प हिंदी हो सकता है। इसके लिए सरकार से भी प्रोत्साहन की जरूरत है और जो हिंदी प्रेमी है, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि सुबह भी जब मैं प्रशासनिक और पुलिस सेवा के लोगों से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, तो इतनी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लोग इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। जो यहाँ पर कमिश्नर है, कलेक्टर है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो दक्षिण भारत का है। मैं पूछता हूँ आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? कोई तेलंगाना से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई मद्रास से है, कोई कर्नाटक से है, लेकिन इतनी शुद्ध और अच्छी हिंदी बोलती है कि मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ। इसीलिए देश ने इस भाषा को स्वीकार कर दिया है। थोड़ा सा और प्रोत्साहन और मदद की और इच्छा शक्ति की जरूरत है, ताकि हम इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकें। धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस देश की भाषाएं अनेक हैं, कोई घोषित करे न करे, किंतु हिंदी इस देश की सर्वमान्य राष्ट्रभाषा है। आज गेट पर ही हम लोगों को रोक दिया गया था और हमने भी दस्तखत किया है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग की है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। हम लोगों की अपनी भाषा होती है, मनुष्य की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी
अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्यों में भी अलग अलग व्यक्ति और समाज की अलग अलग भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, जिसे प्राय हम लोग मातृभाषा कहते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जहां लोगों की भाषाएं अनेक हैं, लेकिन चाहे आप किसी समाज के सदस्य हो, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका घर अलग हो सकता है, लेकिन पूरे समाज का एक घर होता है जिसको हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, वगैरह बोलते हैं। तो आजादी के बाद भी इस देश की कोई भाषा नहीं है, और हिंदी को आप घोषित करें या न करें, हिंदी अपने आप में राष्ट्रभाषा है। सबसे पहले तो मुझे इतने बड़े आयोजन में शिरकत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन और माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और न ही सिर्फ अध्यक्ष महोदय बल्कि जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में भी जिस तरह से 101वां स्थापना दिवस समारोह को इस भव्यतापूर्ण ढंग से कोरोना के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए मनाया जा रहा है, उन सभी लोगों को मैं हृदय से बधाता हूं। और इस सभागार में, ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित जितने भी विद्वत गुणीजन, साहित्यकार, कवि, विदुषी, उन सभी लोगों को मैं एक छोटे से, जैसा कि शंकर प्रसाद सर ने कहा कि छोटा सा एक विद्यार्थी कलाकार के रूप में आप सभी लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुभकामना देता हूं कि बिहार ही नहीं बल्कि कई दूर दराज के राज्यों से जो पधारे हैं साहित्यकार कविगण, जिनको माननीय अध्यक्ष महोदय सुलभ भैया ने जो बुलाया है, मैं उन सभी लोगों का इस बिहार की माटी पर उनका स्वागत करता हूं और उन्हें नमन करता हूं कि जब भी बिहार आपको पुकारे आप जरूर आएं। और इस परिस्थिति में जो सभागार में जो ये मैं देख रहा हूं, आप लोगों की उपस्थिति ये हृदय को पुलकित कर रहा है और आनंदित कर रहा है। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतने वरिष्ठ न्यायमूर्ति महोदय लोगों ने अपने भाषण में, अपने शब्दों में जो अभिव्यक्ति की है हिंदी के बारे में, मेरे पास तो उतनी विद्वता, उतने शब्द, उतनी अभिव्यक्ति, उतना भाव तो नहीं है। लेकिन मैं हृदय से जो एक छोटे से मुलाजिम के रूप में डीडी बिहार की सेवा कर रहा हूं, उसकी ओर से मैं आपसे यही याचना करूंगा, ये निवेदन करूंगा। पहले भी मैंने किया था यहाँ एक दो कार्यक्रम में, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण सारे विश्व इस बीमारी से ठहर गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग फिर से इसके साथ रहते हुए, इसके सारे नियमों की पालना करते हुए हम धीरे धीरे सनह आगे बढ़ रहे हैं। तो पुनः हम आपसे यही निवेदन करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि इन तमाम साहित्यकारों को, कवि महोदय लोगों को हमारे डीडी बिहार में जोड़ने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि डीडी बिहार आपका अपना चैनल है, आप सभी लोग अपना नंबर और जो भी एड्रेस वगैरह है मुझे उपलब्ध कराएं। मैं हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हूं और आप सभी लोगों को मैं आदरपूर्वक अपने डीडी बिहार चैनल के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी लोगों को अवसर दूंगा। इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों को अपने अध्यक्षीय उद्गार में सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने सम्मेलन के पूर्वज और अग्रज साहित्यकारों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। सबसे पहले मैं बहुत ही हार्दिकता के साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस ऐतिहासिक प्रांगण में अध्यक्ष होने के नाते वैसे औपचारिक स्वागत हमारी साहित्य मंत्री जी ने आप सबका किया है। बहुत ही हार्दिकता के साथ, विनम्रतापूर्वक, सहस्त्रत आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उतनी ही हार्दिकता के साथ
आप सबको बहुत ही बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपको सम्मानित करके हम गौरवान्वित हो गए। विदुषियों और विद्वानों का सम्मान करना वस्तुतः स्वयं का ही सम्मान है, और आप सबको सम्मानित पाकर, सम्मानित कर, सम्मानित देखकर मैं न केवल प्रसन्न हूं, बल्कि जैसा निवेदन किया, गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। आज सम्मेलन का 101वां स्थापना दिवस समारोह है। आज ही के दिन अर्थात 19 अक्टूबर 1919 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। और आप सबको जानकर के एक सुखद आश्चर्य होगा कि संस्था की स्थापना बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में हुई थी। और आज मुझे बड़ी श्रद्धा से स्मरण होते हैं श्री रामधारी प्रसाद विशारद, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के सूत्रधार कहे जा सकते हैं। उन दिनों युवा थे, संभवतः विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पर अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी प्रयाग इलाहाबाद में, जिसके प्रथम अध्यक्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हुए थे, और प्रधानमंत्री राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं, जिनका चित्र आप देख सकते हैं। संस्थापक प्रधानमंत्री थे। प्रत्येक वर्ष उसका विभिन्न प्रांतों में अधिवेशन हुआ करता था। 10वां अधिवेशन जो बिहार प्रांत में आहूत हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आग्रह पर, उसी वर्ष राजेंद्र बाबू की प्रेरणा से नौजवानों और बड़े साहित्यकारों ने मिलकर इसकी स्थापना की। मुझे बड़ी श्रद्धा से मथुरा प्रसाद दीक्षित जी का स्मरण होता है, जो उस पहली स्थापना की बैठक के में स्वागत समिति के अध्यक्ष हुए थे। और श्री वैद्यनाथ प्रसाद जी, जो मुजफ्फरपुर म्युनिसिपैलिटी में अध्यक्ष थे, उन्होंने सम्मेलन का संपूर्ण व्यय भार वहन किया था, स्वीकार किया था। और स्मरण होते हैं हास्य रसावला जनार्दन प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले सभापति थे। उन सबको स्मरण करते हुए अनेक मनीषियों का स्मरण होता है। आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमन सिंह, महापंडित राहुल सांकृत्याय, पंडित छविनाथ पांडे, पंडित रामदयाल पांडे, डॉक्टर कासिम शाह जायसवाल, कृत्यानंद सिंह जी, रामधारी सिंह दिनकर, जो ये सभी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु जी, ये सब इस संस्था के पदाधिकारी रहे, अध्यक्ष रहे। साहित्य सम्मेलन का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं अपना समय नहीं लेना चाहूंगा, बस इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि 60वें दशक में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भारतवर्ष के सभी साहित्यिकों का तीर्थ स्थल था। इस देश के कोई भी बड़े साहित्यकार की दूसरी देवियां ऐसे नहीं थी जो पटना नहीं आना चाहती हो, नहीं आना चाहते हो, और इस मंच को अपनी गरिमा और शोभा न बनाते।
वो महादेवी हो, बच्चन हो, सारे बड़े नाम ये बराबर आते रहे और इसकी गरिमा महिमा को बढ़ाते रहे। साहित्य सम्मेलन ने एक बड़ा काम यह किया कि पूरे भारतवर्ष में अपने प्रचारक भेजे, और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, गौरव की अनुभूति होगी कि उन प्रचारकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम था और बाबू गंगा शरण जी का भी नाम था, जो देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण भारत में राजेंद्र बाबू और गंगा शरण जी। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ इस हिंदी के आंदोलन को बढ़ाया। आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना क्यों इसकी आवश्यकता? स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस देश की सभी मनीषी विभूतियां, उन्हें यह अनुभूत हुआ था कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक करने के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष में एक संचार स्थापित करने, एक संवाद स्थापित करने के लिए कोई एक भाषा होनी चाहिए, और वह एक भाषा सर्वसम्मति से हिंदी स्वीकार की गई थी। यह अवश्य ताली बजाने का विषय है। और अखंडित भारतवर्ष में स्वतंत्रता का आंदोलन और हिंदी का आंदोलन साथ साथ आरंभ हुआ। और आप इस बात पर भी गौरव कर सकते हैं कि केवल उत्तर भारत के लोग नहीं, दक्षिण भारत के सभी बड़े विद्वान, सभी बड़े आंदोलनकारी, इन सब ने हिंदी का समर्थन किया था और हिंदी के प्रचार और प्रसार में बड़ा योगदान दिया था। अभी आपको जज साहब बता रहे थे, न्यायमूर्ति संजय कुमार, और मैं अनेक स्थानों पर जब भारत को भ्रमण किया, मैंने किया, तो यह पाया कि दक्षिण भारत में जिस निष्ठा से हिंदी सीखी जा रही है, वह निष्ठा हिंदी प्रांतों में नहीं है। वह जितनी अच्छी प्रांजल हिंदी बोलते हैं, जितनी अच्छी हिंदी लिखते हैं, जितनी अच्छी उनकी प्रस्तुतियां हैं, वो हम हिंदी वाले नहीं करते हैं। हमें लज्जा आती है। ये भ्रामक प्रचार है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है। ये कुछ थोड़े से लोग जो दक्षिण भारत में राजनीति करना चाहते हैं, जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, ऐसे कुछ लोगों का यह भ्रामक प्रचार है। अन्यथा दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में आम प्रबुद्ध जन इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं और उसके घनघोर पक्षधर हैं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो, और वे मानते हैं कि यही एक भाषा इस देश को जोड़ सकती है। आज से 100 वर्ष पहले जब लोगों ने यह माना कि इस देश को जोड़ने का सूत्र हिंदी के हाथ में, आज हमने हिंदी को पीछे क्यों तो छोड़ दिया? ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर मैं आऊंगा बहुत थोड़ी देर। हिंदी का यह जो साहित्य सम्मेलन का 100 वर्ष पूरा हुआ है, शती वर्ष में आपको स्मरण दिला रहे थे जग बहादुर पांडे जी। हमने पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के उद्देश्य से 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। पहला कार्यक्रम हमने इस देश की विभूतियों, विदुषियों को समर्पित किया। जो मातृशक्ति है, पहला प्रणाम उनको जाना चाहिए। तो हमने देश भर के प्रत्येक प्रांत से चुने हुए विदुषियों को, 100 विदुषियों को शताब्दी सम्मान से विभूषित किया, अलंकृत किया इस सम्मान में।
उस समय गोवा के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, जिन्होंने स्वयं उस अलंकरण को स्वीकार किया और शेष 99 विदुषियों को सम्मानित भी किया था। उसके पश्चात अपने देश के 100 मनीषी विद्वानों का सम्मान किया सभी प्रांतों से, और उसके पश्चात 100 युवा साहित्यकारों को, जिसमें एक संख्या युवतियों की अधिक थी, 51 युवतियां और 49 युवा साहित्यकार सम्मानित हुए थे शताब्दी सम्मान से। वह एक अत्यंत उल्लेखनीय महनीय कार्य संपन्न हुआ वो शताब्दी सम्मान के रूप में। हमारी अभिलाषा थी कि शताब्दी समारोह जो आज जो हो रहा है उत्सव, यह शताब्दी समारोह के रूप में हो और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी उसका उद्घाटन करें। हमने पहले जो तिथि निर्धारित की थी शताब्दी समारोह के लिए, उस समय राष्ट्रपति जी उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने शुभकामनाओं के साथ स्वीकृति प्रदान की, किंतु उपराष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसी बीच में कोरोना का महामारी आरंभ हो गई और वह आयोजन आज तक ठहरा हुआ है। हमने यह उत्सव आज 101वां किया अब सबका दबाव प्राप्त कर, लेकिन शताब्दी समारोह अभी हमारा शेष है जो हम करना चाहेंगे। हम अपने स्थापना दिवस पर और अधिवेशन पर, जो अपना महाधिवेशन एक वर्ष करते हैं, जो इस वर्ष नहीं हो पाएंगे, हम बिहार प्रांत की सभी प्रमुख मनीषी विद्वानों और विदुषियों के नाम पर नामित सम्मान हिंदी सेवियों को प्रदान करते हैं। तो आज वह सम्मान आप सबको दिया गया है। शताब्दी उत्सव में हम उसको एक नए रूप में आयोजन करेंगे। तिथि निर्धारित होने के बाद आपको अवगत कराएंगे। आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि साहित्य सम्मेलन से अपना जुड़ाव बना के रखें और अपना स्नेह हमें देते रहें, क्योंकि हमने साहित्य सम्मेलन की पूंजी उसे ही माना है। और ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, वो सब आप सबकी प्रेरणा और सहयोग से हुआ है। और जो सम्मान आज से 50 साल पहले बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने अर्जित किया था, संपूर्ण भारतवर्ष का, कालांतर में उसमें प्रभाव आया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या समाज के जीवन में उत्थान और पराभव के दिन आते रहते हैं, तो उसे बहुत ही नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि निष्ठा से जो काम आरंभ किया जाता है, जिसमें सबका सहयोग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, निर्माण, इस भवन के निर्माण में अपना रक्त और मांस मज्जा देने वाले पसीना ही नहीं, उन सभी दिव्यात्माओं का प्रभाव या उनकी कृपा के कारण हम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में फिर से एक नए युग के सूत्रपात की शुरुआत आरंभ में देखते हैं। और हमने फिर से वह ऊंचाई प्राप्त करने की चेष्टा की है जो ऊंचाई कभी बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की थी। आज पूरे देश में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
और निरंतर अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों से साहित्य सम्मेलन प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है और आप सबका नाम गौरवान्वित कर रहा है। अंतिम बात कहना चाहता हूं, समय कम है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बाहर लेने के बाद एक बहुत ही उत्तम कोटि का एक सांस्कृतिक उत्सव के प्रतिभागी बने। एक सांगीतिक प्रस्तुति होगी, नृत्य नाटिका, घड़ी देख करके कार्यक्रम है 40 मिनट, पूरी एक नृत्य नाटिका है जो आपको आनंद प्रदान करेगी। राष्ट्रभाषा, हम लोगों ने एक संकल्प किया था कि इस स्थापना दिवस समारोह में एक प्रस्ताव पारित करेंगे और वह प्रस्ताव यह हो कि भारत की सरकार अब बिना कोई समय जाया किए, हमने 7-8 दशक नष्ट कर लिए, भारत की आज तक कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है, अवेलम एक राष्ट्रभाषा घोषित हो और वह हिंदी हो, लिपि देवनागरी। जो सब कह रहे थे और हम लोगों ने माना भी है, जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती उसके कंठ में स्वर हो तो हो, किंतु वह राष्ट्र गूंगा होता है। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं। हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, यहां तक कि राष्ट्रीय पशु पक्षी भी हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत लोगों को यह भ्रांति होती है, मान लेते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। जिस तरह से हम मान्य वर्ग कह करके मान लेते हैं वर्ग, ठीक उसी तरह से राष्ट्रभाषा हमने मान लिया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तो नहीं बन, जैसे कि जैसा राजेंद्र बाबू भी कह रहे थे कि राष्ट्रभाषा का दर्जा कोई दे न दे, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, तो हमने अपनी इच्छा से तो मान लिया, किंतु संवैधानिक रूप से इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजकाज की भाषा, जिसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा, और जैसा और आपको बता रहे थे कि संविधान की रचना अंग्रेजी में हुई, तो भाषा के प्रश्न पर उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, कामकाज की भाषा, काम करने की भाषा। और उस समय भी हम हिंदी को स्पष्ट रूप से संघ की राजकाज की भाषा नहीं बना सके। 14 सितंबर 1949, जिसके लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये कहा, निर्णय लिया कि हिंदी संघ की राजकाज की भाषा होगी, लेकिन उसमें 2 और परंतु जोड़ दिए गए। वो परंतु क्या है? पहला परंतु, अगले 15 वर्षों तक संघ के विकल्प के रूप में अंग्रेजी संघ के कामकाज की भाषा बनी रही। और तीसरा, 15 वर्षों के पश्चात विधि ला करके भारत की सरकार इसमें कोई परिवर्तन कर सके। आपको जान करके दुख होगा, गहरी पीड़ा होगा। यह निर्णय शूल की तरह हमारे सीने में खड़ा हुआ है कि जो परिवर्तन हुआ वैसा अनर्थकारी परिवर्तन हुआ कि जब तक इस देश की सभी सरकारें
यह नहीं कहे कि एक स्वर में कि हिंदी देश के राजकाज की भाषा हो, तब तक यथावत स्थिति बनी रहेगी, यानी कि अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनती है। यह 1967 में लिया गया था और आज तक वही स्थिति बनी हुई है। और राजकाज की भाषाओं की एक अनुसूची बनाई गई, जिसको हम अष्टम अनुसूची कहते हैं। उसमें इस देश के प्राय सभी प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं को उस सूची में स्थान दिया गया, राजभाषा की स्थिति। तो उनका भी स्थान वही है जो हिंदी का है। और आपको यह भी जान करके आप परितोष भी कर सकते हैं, इसमें नेपाल की भाषा भी हमारी अष्टम अनुसूची में है। नेपाली भी हिंदी भारत के राजकाज की भाषाओं में सम्मिलित है अष्टम अनुसूची। और वह जो अनुसूची है वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णानुक्रम से है। पहला स्थान हिंदी का नहीं है। तो आप सोच सकते हैं यह केवल अच्छी बात नहीं है इस देश के लिए कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदी भाषी है, बहुसंख्यक क्षेत्र हिंदी भाषियों का है, अन्यथा हिंदी विलुप्त हो जाती स्वतंत्र भारत। जो काम मैं नहीं करता हूं, जो काम हिंदी के लिए परतंत्र भारत में हुआ, वह काम स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ। तो आज यह सभा, इस संकल्प, इस सभा को संकल्प उठाना चाहिए कि भारत की सरकार, यह तो मैंने प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को, इस देश के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को, महामहिम राज्यपाल महोदयों को, सबको पत्र लिखा, सबसे आग्रह किया कि आप कहिए भारत की सरकार से कि हम सभी चाहते हैं कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। कम से कम जो निर्णय लिया था 14 सितंबर को, वो तो भी तो कर ले। कम से कम संघ की राजकाज की भाषा को स्थान तो दे दे। हिंदी को हमने एक तरफ से मुकुट पहना दिया और पीछे से उतार दिया। तो हम इस प्रस्ताव पारित करें कि हिंदी अब एक कदम और आगे बढ़े। संघ की राजकाज की भाषा तो हो ही जाएगी अगर राष्ट्रभाषा बना दी जाती है। तो अब संघ की राजकाज की भाषा ने इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, हमें ऐसा मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इस प्रस्ताव में अपनी सहमति प्रदान की है और बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सबके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, थोड़ा कष्ट हुआ होगा आप सबको, एक तो कोरोना के कारण हम इस प्रकार की तैयारी नहीं कर सके और साहित्य सम्मेलन आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है कि आप उतना अवगत कर सके, लेकिन हमने अपनी चेष्टा भर अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में आपका सम्मान करने की चेष्टा की है और यह मानते हुए कि आपको सम्मानित कर साहित्य सम्मेलन स्वयं सम्मानित हुआ है। एक बार फिर आप सबको बधाई।